आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालयी नदियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें कि गंगा नदी तंत्र, सिंधु घाटी तंत्र, साथ में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उससे जुड़ी हुई जो अन्य सहायक नदियां हैं, चाहे वो हमारी यमुना नदी हो, चाहे वो हमारी सोन नदी हो, या फिर हमारी जो है चंबल नदी हो, बेतवा हो, इन सभी नदियों के बारे में बता चुका हूँ। सिंधु की सहायक नदियां जो हैं उनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, पूरा वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। पंचनद के बारे में बता चुका हूं, है ना। चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, इन सभी नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उससे जुड़े हुए संबंधित प्रश्नों को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का भाग जो है वो एक्चुअल में थोड़ा पठारी भाग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या है कि दक्षिण भारत का ये प्रायद्वीप कहा जाता है, और प्रायद्वीप कहने के पीछे कारण है कि तीन तरफ से जल से घिरा है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। तो ये जो है तीन तरफ से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। यहां पर जो मुख्य रूप से नदियां देखने को मिलती हैं, ये देखिए यहाँ पे आप, अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी जो इधर गिरती हैं अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यानी जो यहां गिरती हैं, जैसे लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सरावती, पेरियार, पुंबा और भरतपूजा, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और अरब सागर में कौन सा मुहाना बनाती है। तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, तो ये हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है, यानी उससे पुराना है। ये अपनी वृद्धावस्था की स्थिति में पहुंच रहा है। इसके पीछे कारण इतना सा है क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वो उथली हैं, ये थोड़ी चौड़ी हो गई हैं, ठीक है, इनकी चौड़ाई बढ़ गई है। पानी बहुत छिछला है, ऐसा नहीं कि बहुत गहरा पानी है या कोई बहुत गहरी घाटियां हैं, पानी छिछला हो गया है क्योंकि वो समुद्र तल से लगभग चीजें मैच होने लगी हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ समुद्र है तो ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई में अवस्थित हो, लगभग बराबरी होता है इनका। तो इसी वजह से ये उथली होती हैं, छिछली होती हैं। तो ये लगभग एंड में पहुंच गई हैं अपने, यानी ये हम कह सकते हैं ये नदियां सभी प्रौढ़ावस्था में चली गई हैं। हिमालयी नदियां अभी वो थोड़ा सा एडवांस में आ जाती हैं, वो भी बहुत गहरी हैं और बहुत प्रवाह भी तेज होता है उनमें। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कि जो नदियों में एस्चुरी किसे कहते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये तो थोड़ा याद आ गया मुझे, तो मैं बता देता हूं आपको कि जब नदियों के मुहाने पर, यानी जब नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहा कर लाया गया मिट्टी का मलबा समुद्र में चला जाता है, और ऐसे जब समुद्र में जाता है तो नदियों के मिलन बिंदु, जहां पर वो समुद्र नदी से मिलता है, वहां पर क्या होता है, एक एस्चुरी का निर्माण हो जाता है। एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख कह सकते हैं हिंदी में इसे, तो एस्चुरी का निर्माण हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र प्राचीन अपवाह तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र और नदियों के मिलन बिंदु को कहा जाता है एस्चुरी, राइट। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वृद्धावस्था में है। इस अपवाह तंत्र में जल कम ज्यादा होता रहता है, और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि वर्षा जो है वो उस पर निर्भर करता है। जब वर्षा ज्यादा होती है तो इसमें पानी ज्यादा होता है, और जब वर्षा नहीं होती है तो पानी कभी कभी सूख भी जाता है और बहुत कम होता है। तो ये, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो सबसे पहली नदी के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं, महानदी के बारे में बात करने वाला हूं। आप चित्र में देखिएगा, यह है महानदी। दोस्तों, महानदी एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के छत्तीसगढ़ से निकलती है। अमरकंटक पठार के पास में छत्तीसगढ़ सिहवा स्थान से निकलती है, ठीक है। और ये जो नदी है ये अपना जल
उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। पारादीप एक है वहां पे उड़ीसा के समीप, तो बंगाल की खाड़ी में वहां पर विसर्जित करती है। इस नदी की लंबाई अगर हम देखें, महानदी की लंबाई तो 851 किलोमीटर है। जो भी मैं पॉइंट बोलूंगा आप नोट कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र अगर देखें तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका अगर अपवाह द्रोणी की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ये फैली हुई है। इस नदी के अपवाह की द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश में है, व छत्तीसगढ़ में है ना 53%, और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। अब एक और बात बता देते हैं, महानदी में नौ संचालन भी होता है, यानी नाव वगैरह भी चलती है यहाँ पे उसके निचले हिस्से में, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस नदी में नौ संचालन होता है, तो ये हमारी है महानदी। ठीक है, आशा करता हूं इसके बारे में आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का भी निर्माण करती है ये नदी। तो महानदी के बारे में ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। अब अगली जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ये दक्षिण की काफी बड़ी नदी है। तो गोदावरी नदी, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्चुअल में ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ा नदी क्षेत्र माना जाता है। अब डिस्टेंस भी देख सकते हैं, मैंने चित्र में जो मेंशन किया है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण की गंगा कई कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये गोदावरी नदी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर जो भोले बाबा का टेम्पल भी है, वहां से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, अब अगर इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो देखिए ये सब नदियां आई हुई हैं, इसमें से छोटी छोटी ऐसे आई हुई हैं। प्रमुख सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो वेन गंगा है, मनेर है, सबरी है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, पेन गंगा है ना, मंजीरा है। तो इस तरह से कई सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं। तो इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। गोदावरी की अगर लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, यहां से लेके यहां तक 1465 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है गोदावरी की। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते थे मैंने इनको भी कवर करने की कोशिश की है गोदावरी से, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, गोदावरी नदी के बारे में। अब हम अगली नदी के बारे में बात करेंगे, कृष्णा रिवर के बारे में, उसी के नीचे। ये भी एक लंबी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। ये गोदावरी नदी पहली सबसे बड़ी नदी, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। इसका अगर हम बात करें, इसकी जो द्रोणी है या इसका अपवाह बताएं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। 3 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलीश्वरम, जो महाबलेश्वर है उसके पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदी, कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और इसका अपवाह क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में लगभग ये 27% है, कर्नाटक में 44% है और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 29% ये भाग पड़ता है इसका। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखिए कोयना नदी, भीमा नदी है ना, मूसी नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है दूध गंगा और पंचगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा नदी की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसकी ये कुछ सहायक नदियां भी थी। ये जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, क्योंकि श्रीशैलम, नागार्जुन और अल्टामी बांध, ठीक है, यहीं पर बना हुआ है कर्नाटक में, है ना। श्रीशैलम और नागार्जुन आंध्र प्रदेश में बना है और वहीं अलमाटी बांध की बात करें तो कर्नाटक में बनाया गया है ना। कृष्णा नदी का जल विवाद अगर हम देखें तो 3 राज्यों के बीच में है। कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश दोस्तों, और कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इन 3 राज्यों के बीच में जो है कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये पूछ लिया जाता है कभी कभी।
तो 1957 से ये नदी के जल के बंटवारे को लेकर ये विवाद है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी, अब हम बात करेंगे, ये देखिए तीसरी सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी, ये कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 1341 किलोमीटर है, अगर हम बात करें, ज्यादा लंबी नदी नहीं है। और इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो 1341 किलोमीटर टोटल लंबाई है, ठीक है, टोटल लंबाई, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 81,000 दोस्तों 155 इसका क्षेत्रफल है, 55 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है। अच्छा, एक और बात छोटी सी बता देता हूं कि शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण यही नदी करती है। यानी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप उपस्थित है, इसी नदी में द्वीप बनते हैं। तो इस तरह से प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, शिव समुद्रम के नाम से जिसे जाना जाता है। और इस प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो ये जो हमारा शिव समुद्रम है वो वहां पर बिजली भी बनाई जाती है, तो उससे भी संबंधित है। मैसूर से 20 किलोमीटर दूरी पर एक बांध बनाया गया है इसी कावेरी नदी पर, जिसका नाम है कृष्णा राज सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है ना। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, यहां से भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये देखिए नर्मदा नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाले पर्वत के समीप अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पठार है, पहाड़ी हिस्सा है, वहां से निकलती है। छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल पर्वत, और ये दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी बनाती हुई बहती है। अगर हम बात करें कि दक्षिण में तो सतपुड़ा की पहाड़ियां और उत्तर में बात करें तो विंध्याचल श्रेणियां। विंध्याचल श्रेणियां आपको पता ही है, ऐसे लंबी लंबी सी हैं विंध्याचल श्रेणियां। विंध्याचल पर्वत जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने का कार्य करता है, ये भी पॉइंट बन जाता है। तो यहां पर क्या है कि दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के बीच से बहती है। ये नदी संगमरमर की चट्टानों में जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी पर स्थित है ना। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की दूरी प्रवाहित होने के बाद ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है जाके, ठीक। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, तो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब इसके बाद हम कुछ और नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे साबरमती हो गई, माही नदी हो गई, है ना। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न नर्मदा नदी के बारे में और बताना था कि सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये फैली हुई है। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है। अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं एक्चुअल में लूनी नदी, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी को समझ लो, इसे तापी नदी भी कहते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। सतपुड़ा की पहाड़ियां यहाँ पर, वहां से ये निकलती है नदी। और ये नदी अरब सागर में ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है ना। नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, लंबाई बहुत कम है, ठीक है। तो इसका अपवाह क्षेत्र अगर हम बात करें तो 79% जो है ताप्ती नदी का महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में और शेष 6% गुजरात में पड़ता है। इससे ज्यादा कुछ भी अतिरिक्त इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये देखिए हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाता है, जैसे हुगली नदी है ना, दामोदर नदी किस राज्य में बहती है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ बहती है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये प्रश्न आप समझ लीजिएगा, ये वीडियो अगर एक बार में नहीं आप समझ पा रहे हैं तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा, कई बार देख लीजिएगा, क्या चला जाएगा आपका देखने में, चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैप की मदद से जब आप पढ़ते हैं ना तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे चीजों को। तो बिना मैप के पढ़ेंगे तो आप रटते रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का, है ना। तो अगर हम बात करें जैसे घग्गर नदी, लूनी नदी, रूपेन नदी, सरस्वती और बनास नदी, ये अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। अंतःस्थलीय
ऐसी नदियां जो समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती हैं ना, ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो मैं बता देता हूं आपको, फिर से एक बार नदी देख लीजिएगा। घग्गर नदी, लूनी नदी, रूपेन नदी, सरस्वती और बनास नदी, ये अंतः स्थलीय अपवन का